हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ये आपका प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस मेंस पे पूरा इस पर एक सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रोसीडिंग होती है। जो भी आपका ये कोर्ट ऑफ सेशन के जो ट्रायल होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में पूछता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रटें, ठीक है, कि 225 में ये दिया आप ट्रिक बना के रटे। बेटर होगा जब आप इस प्रोसीजर को एक तरीके से समझ जाएंगे तो आप लिंकेज खुद कर लेंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसे समझने में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 225 को आपको हमेशा याद रखना है कि ठीक है, आपका कोई पूछे प्री में क्वेश्चन आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दे रखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए चैप्टर नंबर 18 सेक्शन 225 से 237। ओके, दिस इज सफिशिएंट। बट अगर आपका मेंस में आंसर आता है तो आप ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो इस सेक्शन में दे रखे हैं। बट हमेशा आपको याद रखना है कि जो ट्रायल स्टार्ट होता है, ये आपका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सेक्शन 226 में ऑलरेडी दे रखा है। बट एक प्रॉपर आंसर सेट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आपको कमिटल प्रोसीडिंग की बात करनी होगी। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जो सेक्शन 193, अगर आप सीआरपीसी का देखें, ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बैराक निकालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल, आप टिक लगाते चलिएगा। सेक्शन 193 साफ बोलता है कि कुछ सिचुएशन को छोड़ के कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। ठीक है, उसके पास जो भी केस आएंगे वो कमिटल के थ्रू आएंगे। एक बार मैं इसे रीड करती हूँ। सेक्शन 193, except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for the time being in force, no court of session shall take the cognizance of any offence as the court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate। आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 193 के हिसाब से कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, ब्रैकेट में एक्सेप्ट सम केसेस। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा कि सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कमिटल प्रोसीडिंग की, जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर जो है रेफर करता है, कमिट करता है। और जब वो कमिट करता है तो उस दौरान टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल अक्यूज पर्सन को जुडिशियल अक्यूज पर्सन को रिमांड में भेजा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये है आपका 209। फिर आपका स्टार्ट होता है, आपको 193 290 193 लिखना होगा। 209 मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट, आप चाहो तो एक बार 209 खोल के देख सकते हो। कमिटमेंट ऑफ द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। ठीक है, व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज। तो यहाँ आपको ये नहीं याद रखने की जरूरत है कि कौन सा मैटर है, पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट है या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मैटर हो, पुलिस रिपोर्ट या अदरवाइज। The accused appear or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session। अगर उसे लगता है मैजिस्ट्रेट को कि मैटर भाई कोर्ट ऑफ सेशन को ही देखना चाहिए, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो कमिट कर देता है केस को कोर्ट ऑफ सेशन को। ठीक है, वो कमिट कर देता है 208 और 207 की कंप्लायंस के साथ। ये अभी आपको कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल में इतना जानने की जरूरत नहीं है। 207 और 208 में बस अक्यूज को जो कॉपीज दी गई रहती हैं उसकी बात कर रहा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है और जब तक ये प्रोसीडिंग चलती रहती है, क्योंकि एक दिन में तो मैटर कमिट होता नहीं है, ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट्स भेजना अक्यूज को, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, तो उस दौरान के लिए अक्यूज को रिमांड पे भेज दिया जाता है। और अक्यूज कब तक रिमांड में रहता है, ऑब्वियसली जुडिशियल रिमांड में ही रहेगा यहाँ पे वो, टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। उसके बाद नोटिफाई किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, उसको बताया जाता है कि भाई, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ओपन करता है केस, तो उसको बताया जाना ज़रूरी है। ठीक है, उसको बताया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो नोटिफाई करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर कमिट किया जा रहा है। अब आप आ जाइए अपने सेक्शन 225 पे। हमने देखा 209 बात करता है कि पीपी को नोटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे क्यों नोटिफाई करना होता है, अब इसका आंसर आपको मिलता है 225 से, क्योंकि ये बोलता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो भी ट्रायल होगा, वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन साइड होता है उसकी जो कंडक्ट कौन करता है, उसको हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 226 बात करता है अब
क्योंकि ये हमने देख लिया कि केस कौन देखेगा, ट्राई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया कोर्ट में, अब वो आके करेगा क्या? वो आके केस ओपन करेगा। कैसे ओपन करेगा? वो बताएगा कि भाई देखिए अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ये चार्ज हैं, ठीक है। अगर मान ठीक है, तो वो आके मान लीजिए अगर पुलिस रिपोर्ट पे मैटर है तो चार्जशीट जमा हुई होगी, तो उसमें वो जो बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि ये चार्जेस लगे हैं इनके अगेंस्ट, ठीक है। वो कोर्ट ने अभी फ्रेम नहीं किया, वो तो जो वहाँ पे वो अपने हिसाब से जो चार्ज बता रहे हैं उन्हें जो लगता है वहाँ पे क्या क्या चार्जेस है और वो किस एविडेंस के बेसिस पे उस चार्जेस को प्रूव करना चाहेंगे, वहाँ पे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा है कि व्हेन द अक्यूज अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन द परजुवेंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको लिखना ज़रूरी है कि 209 के थ्रू ही वो आता है कमिटल प्रोसीडिंग में। द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्जेस। वो डिस्क्राइब करेगा कि भाई 302 का चार्ज है, इन्होंने मर्डर किया है, ठीक है। एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अब वो बताएगा कि क्या क्या एविडेंसेस के थ्रू हमें इनके घर से नाइफ मिला है, इनके फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर, ये अपने एविडेंसेस को बताएगा कि हाउ ही विल अड्यूज दोज एविडेंसेस, ठीक है, उनका वो अड्यूज कैसे करेगा। फिर सेक्शन 227 बात करता है डिस्चार्ज की। कोर्ट क्या करता है, अब देखता है कि चलो कोर्ट को समझ में आता है, कोर्ट ने देखा अक्यूज की बातें सुन ली, सारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो बातें कही, प्रोसिक्यूशन के सारे जो उस पॉइंट पे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो प्राइमा फेसा ही केस बनेगा, अभी कोर्ट डिटेल में तो गया नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी देख के जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आए हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर चार्ज पुलिस रिपोर्ट में मैटर आया है तो चार्जशीट देख के 173 में जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, सारे जितने भी सबमिशन है उन सबको देख देख के कोर्ट को अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करना। यहाँ पे उसको जस्ट एक पर्सन की तरह बस बैठ के मियर लाइक एन ऑडियंस उसको यहाँ पे नहीं देखना है, उसको अपने जो मजिस्ट्रेट है उसको, जो जज है उसको यहाँ पे अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करते हुए देखना है कि केस मतलब देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग और नॉट। उसको ये चीज़ देखना होगा, समझना होगा। और अगर जज को लगता है कि नहीं भाई आगे फर्दर प्रोसीडिंग का मतलब नहीं है अगर हम करते हैं, तो वो अननेसेसरली जो अक्यूज को जो है ये जो ट्रायल है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, इन दैट केस अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। आई होप आपको डिस्चार्ज और कन्विक्टेड अक्यूटल वाले में अंतर पता हो। डिस्चार्ज में आपका ये नहीं है कि आप अक्विट हो गए, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंशन हो सकता है, आप अक्विट नहीं हुए, आपके अगेंस्ट सारे चार्जेस, ऐसा नहीं है कि मतलब अब वो आपके ऊपर नहीं है, बस एक मेयर डिस्चार्ज है, आपको बुलाया जा सकता है वापस, ठीक है। If upon the consideration of the record of the case and the documents submitted therewith and after hearing the submission of the accused, दोनों पार्टी को सुनना होगा, and the prosecution in this behalf, the judge consider that there are no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for doing so. आप चाहो तो इस पर केस लिख सकते हो जो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मध्य की छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे शैल टर्म यूज़ हुआ है, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीज़न फॉर सो डूइंग। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न इज़ मैंडेटरी, उसे अपने रीजंस रिकॉर्ड करने ज़रूरी हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अब जब कोर्ट को लगता है कि नहीं देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, तो उसे कुछ फर्दर मूवमेंट लेने होंगे। अब वो क्या करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोर्ट को लग रहा है कि नहीं चलो इसने किया है, ग्राउंड बन रहा है, प्रोसिक्यूशन ने जो बातें रखी हैं उस पर ये लग रहा है कि नहीं ट्रायल जो है आगे कंडक्ट करना चाहिए, हमें फ्रेम बनाना, चार्जेस फ्रेम करने चाहिए। तो यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। मैटर लेने के बाद कोर्ट को लग सकता है कि ये ऐसा मैटर है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन इसको मतलब एक्सक्लूसिवली उस पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, या उसको लगता है कि नहीं ये मैटर तो ऐसा है जो कोर्ट ऑफ सेशन को ही देखना चाहिए। तो ये दो केसेस में क्या होगा, पहली सिचुएशन आती है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है, तो उस केस में ट्रांसफ़र होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। पहले क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ही मे फ्रेम, ठीक है, आपको उन शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, ही मे फ्रेम, यानी कि जब ट्रांसफ़र करेगा, जब जज जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, तो अगर मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है तो उसके ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी नहीं, वो चाहे
तो चार्जेस फ्रेम करके, ठीक है, वो चाहे तो चार्जेस को फ्रेम करके ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको, सीजीएम को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और अक्यूज पर्सन को डायरेक्ट कर देगा कि भाई देखो इस डेट पे तुमको इन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना है। और वो मजिस्ट्रेट कौन, सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन सी प्रोसीडिंग अपनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम कोड ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ रहे थे, अब वो ट्रांसफ़र हो गया, तो वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट का जो ट्रायल मेथड है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आती है कि जहाँ मैटर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, तो उस केस में जो कोर्ट है उसको फ्रेम करना होगा चार्ज इन राइटिंग, और ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है, ही शैल फ्रेम द चार्जेस इन राइटिंग, प्लस वो अक्यूज पर्सन को वो पढ़ के सुनाएगा, ठीक है, वो अक्यूज पर्सन को पढ़ के सुनाएगा, प्लस उससे पूछेगा कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। ओके, एक बार हम इसको रीड करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, इफ़ आफ्टर, जहाँ कॉमा है, बेयर एक्ट को अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ कॉमा है तो आपको एक सेकेंड का पॉज देना होगा। इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेट यानी क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो भी अपने सबमिशन दिए, अक्यूज को सुनने के बाद, उन सारी चीज़ों को सुनने समझने के बाद, जज is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense. Accused ने offense commit किया है, which is not exclusively triable by the court of session. He may, ठीक है, may पे ध्यान दीजिएगा, frame a charge against the accused and by order transfer the case for the trial to CGM or any judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the CGM or as the case may be the judicial magistrate first class on such date as he deem fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of the warrant case instituted on the police report. अब दूसरा केस आता है, is exclusively triable by the court of session. He shall frame in writing a charge against the accused, where the judge frame any charge under clause B, जहाँ पे clause B कौन सा है, matter is exclusively triable by the court of session, ठीक है, where the judge frames any charges under clause B of subsection 1, the charge shall be read, shall शब्द है, and explained to the accused, and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offence charged or claims to be tried. उससे पूछा जाएगा कि बताओ plead guilty करते हो कि क्या चाहते हो, आगे ट्राई होना चाहते हो। 229 बात करता है कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट। अब उससे पूछा जाएगा कि बताओ मतलब क्या चाह रहे हो, कि तुम अपने डिफेंस में कुछ नहीं रखना चाहते हो, बोल देते हो कि भाई हमें कोई डिफेंस नहीं रखना है अपने मैटर में, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मतलब मैटर आगे बढ़े, चाह रहे हो कि तुम मतलब ट्रायल हो, उससे पूछा जाएगा, ठीक है। उस केस में उसका मान लीजिए वो बोल देता है कि नहीं प्लीड गिल्टी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुरंत कन्विक्ट कर देगा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को पता है कि कभी कभी प्रेशर में भी आके लोग कन्विक्ट गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस केस में वो बोले या ना बोले ये सारा डिपेंड है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। If the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. अब हो गया, अब आपका आता है, चलिए अब 200, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले क्योंकि केस सेक्शन अगर आप देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है कि जो पार्टी कोर्ट आती है, जो पार्टी कोर्ट आके चाहती है किसी लाइबिलिटी को प्रूव करना, अपने फेवर में कोई राइट लाना, दूसरे के फेवर में कोई लाइबिलिटी लाना, तो उस पार्टी के ऊपर बर्डन है, ठीक है, उस पार्टी के ऊपर बर्डन है कि जो पहले आई है उस पार्टी के ऊपर बर्डन है कि प्रूव करे। तो ऑब्वियस सी बात है केस कौन लेके आता है, प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पहले एग्जामिन होंगे। कोर्ट क्या करता है 200 की, अगर आप अभी फर्दर जब हम पढ़ेंगे पुलिस रिपोर्ट वारंट केस, उसमें भी यही सिमिलर प्रोसीजर है, बट एक ही सेक्शन में सारी चीज़ों को कर दिया। अब जैसे इसमें एक अलग सेक्शन दे रखा है जिसमें बताया गया है कि डेट रखी जाती है प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। अब जब आप पुलिस रिपोर्ट पे पढ़ेंगे वारंट ट्रायल, वहाँ पे एक ही सेक्शन में सब दे रखा है कि डेट भी होगी, उसी सेक्शन में बता दिया कि एग्जामिन भी होगी, ठीक है। 230 में बस इतना कहा गया है, एक सेकेंड, 230 में इतना कहा गया है कि
कोर्ट जब लगता है कि चलो ठीक है अब तो मैटर बन रहा है, अक्यूज ने ऑफेंस किया है और उसको 229 में कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो इन दैट केस कोर्ट एक डेट रखता है, फिक्स करता है, पहले डेट रख देता है कि इस दिन जो है हम प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करेंगे। और मतलब एक तरीके से उनको पहले से डेट बता दी जाती है ताकि वो अपना जो भी है एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। प्लस अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक काम करिए कि कुछ विटनेस हैं उनको आप समन इशू कर दीजिए ताकि वो वो पर्सन में आके अपनी प्रेजेंस दे सके, या किसी कंपेल कर दीजिए ताकि डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में लाए जा सके, तो उस केस में कोर्ट ऐसा कर सकता है। शैल शब्द नहीं है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ऐसे किसी के कहने पे कोर्ट समन इशू करने लगेगा तो सोचिए कितने विटनेसेस को फालतू में यहाँ पे उनको फंसाया जा सकता है। ठीक है, 230 को रीड करते हैं। If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or is not convicted, इतना लंबा लिखा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 229 में कन्विक्शन नहीं हुआ है। The judge shall fix a date for the examination of the witness and may, ठीक है देखिए वही मैंने कहा आपको, and may on the application of the prosecution issue any process, ठीक है, issue any process मतलब वारंट भी इशू कर सकता है, समन भी इशू कर सकता है, for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other thing। ठीक है, अब हम देखते हैं 231 एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। एविडेंस, अब हमने डेट रख ली, ऑब्वियस सी बात है वो दिन भी आ गया। अब आ गया तो करना क्या है, हम उस दिन प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन मतलब क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट का याद करिए सेक्शन 137, ये सब आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, उसकी बात हो रहा है। तो जिस दिन डेट फिक्स हुआ है उस दिन अब कोर्ट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को लाइन बाय लाइन एग्जामिन करना शुरू होगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, एक क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी उनकी। On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in the support of the prosecution. The judge, ठीक है, तो आपको 231 में बस इतना याद रखना है कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उनके एविडेंसेस लिए जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन यहीं पे होता है। ठीक है, फिर 231 के बाद आपका आता है 232, वो है अक्विटल। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा कि क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक लाइबिलिटी डाली गई है कि उन्हें केस कैसे प्रूव करना होता है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो यहीं पे वो आता है स्टेप। ठीक है, अगर सेक्शन 231 में अपने एविडेंसेस को रखने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, आप इसको याद रखिएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव किया है, और अदर मतलब फिर अक्यूज को भी एग्जामिन करने के बाद, प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, मतलब अगर कोर्ट ये दिमाग बनाता है कि नहीं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ है, मे बी हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, ये सारे कार्डिनल प्रिंसिपल हैं क्रिमिनल लॉ के, तो उस केस में अक्यूज को अक्विट किया जा सकता है। ठीक है, if after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge consider that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of the acquittal। जज के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करे। ठीक है, इसके बाद आता है एंटरिंग। अब वो मान लीजिए हो सकता है उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर ले, तो अब बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप देखें इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से शिफ्टिंग ऑफ बर्डन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। एक आपका जो है, जो पहला आता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ है। 101 जो है वो कांस्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये हमेशा उसी पार्टी पे रहती है जो केस लेके आती है। 102 जो है वो शिफ्ट होता रहता है।
अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने मान लीजिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैटर प्रूव कर दिया, अगर नहीं प्रूव करता तो ऑब्वियस सी बात है वो अक्विट हो जाएगा, और अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने प्रूव कर ले गया तो यहाँ अब बर्डन शिफ्ट हो जाता है किस पे, डिफेंस के ऊपर। ठीक है, अब 233 में डिफेंस जो है वो मतलब जो डिफेंस साइड है वो अपने एविडेंसेस को रखेगी। When the accused is not acquitted under section 232, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. ठीक है, if the accused puts any written statement, the judge shall file it with the record. If the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he consider for the reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay for defeating the ends of the justice. हो सकता है कभी डिफेंस साइड जो है जानबूझ के समन इशू करवाना चाह रही हो कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगे और ऐसे मैटर खिंचता जाए तारीख पे तारीख, ठीक है, बढ़ती जाए और हमें बेल मिल जाए। ठीक है, अब ये इस मैटर पे तो कोर्ट ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो दिमाग नहीं लगा रहा है वो। फिर 234 आता है आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या हो गया कि चलो ठीक है, डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस रख लिए, डिफेंस ने अपने एविडेंसेस रख लिए, अब आता है आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि कौन केस को सम अप करता है। तो हमेशा केस को जो है सम अप प्रोसिक्यूशन करता है। प्रोसिक्यूशन फिर आता है, वो बताता है कि भाई ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब वो जो पॉइंट्स रखता है वो बोलता है कि हमने इस एविडेंस के थ्रू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया है कि इस पर्सन ने मर्डर किया है। अब डिफेंस साइड आती है और इस चीज़ का रिप्लाई देती है। जब कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेस करता है डिफेंस साइड, कोई ऐसा पॉइंट रेस कर दिया कि भाई आपने आप तो लॉ ही गलत बता रहे, ये लॉ नहीं है या जो भी लॉ है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन साइड कोर्ट से परमिशन लेके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। ठीक है, फिर आपका ये सब हो गया। अब आता है आपका लास्ट स्टेज जो है 235, जो बात करता है जजमेंट ऑफ अक्विटल और कन्विक्शन। अब सारे पार्टीज को सुनने समझने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया है, डिफेंस प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस प्रूव कर ले गई है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और डिफेंस साइड जो है उसको रिवर्ट नहीं कर पाई है कम्प्लीटली, ठीक है, उसको नहीं रिवर्ट कर पाई है, तो उस केस में अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और अगर जो है डिफेंस ने प्रूव कर लिया प्रॉपरली तो उस केस में क्या होगा, वो जो है अक्विट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो जिस दिन जजमेंट आता है, ठीक है, जजमेंट और एक सेकेंड, जिस दिन मतलब कि कन्विक्ट किया गया है कि अक्विट किया गया है और क्या सज़ा मिली है, ये दोनों एक ही दिन नहीं आ सकते। हो सकता है आज कोर्ट ने कह दिया कि ये पर्सन कन्विक्ट हो गया, फिर कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद कोर्ट बताता है कि कन्विक्ट होने के बाद उसको कितनी सज़ा मिली है। ठीक है, उसके बाद 236 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन में। चार्ज फ्रेमिंग जब होती है तो 211 के में जो 7 पॉइंट है उसमें बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन साइड जो है प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज को भी उसमें पुट कर सकती है। और अगर अक्यूज पर्सन से पूछा गया हो कि आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हैं कि नहीं, उसने मना कर दिया है, तो उस केस में अब आगे जाके ये पूरे प्रोसीडिंग के दौरान ये मुद्दा कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कहीं पे भी उठेगा नहीं, क्योंकि इससे जज का माइंड प्रेजुडिस हो सकता है, कहीं नहीं उठेगा। जब वो बंदा कन्विक्ट हो गया हो तो उसके बाद जब डिसाइड हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज हम क्यों लाते हैं, एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए। तो जब ये मैटर पूरा डिसाइड हो गया हो, जजमेंट आ गया हो कि कन्विक्ट हो गया है, तो उसके बाद जब डिसाइड होता है कि कितनी सज़ा देनी है, तो वहाँ पे मैटर रखा जाता है प्रीवियस कन्विक्शन का, और वहाँ प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूव करती है कि अक्यूज ने झूठ बोला था, वो बोला था कि वो नहीं कन्विक्ट हुआ है प्रीवियसली कभी उसका ऑफेंस प्रीवियस कन्विक्शन में। तो यहाँ पे अगर वो प्रूव कर ले जाती है तो यहाँ पे उसका जो पनिशमेंट है वो एनहांस कर दिया जाता है। सेक्शन 237 बात करता है सीआरपीसी के सेक्शन 199 की, जहाँ पे बात किया है डेफेमेशन। जो हाई डिग्निटरीज हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई डेफेमेशन करता है तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो इस केस में जो कोर्ट जो मेथड फॉलो करेगा, ठीक है, वो होगा
आप देख सकते हैं ट्रायल ऑफ द वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपका मेन था। आई होप मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपका ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी।